अब तक आपने सुना कि कैसे पिछली पेशी में तुलसी ने ख्याली पर ईंट फेंककर उसे जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। इसके जवाब में ख्याली ने काले सांप की फर्जी कहानी गढ़कर अपना पक्ष रखा था। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट साहब ने मौका मुआयना कराना ही उचित समझा। जज साहब ने भी मुआयना रिपोर्ट अगली पेशी में प्रस्तुत करने का हुक्म देकर 3 दिन बाद की तारीख लगा दी थी। आगे क्या हुआ सुनिए अध्याय 12 में। शीर्षक है मौका मुआयना। तुलसी के घर आज पड़ताल के लिए थाने से सिपाही के आने का अंदेशा था, अतः ख्याली ने सुबह से ही उनके साथ कोई दोस्ताना हरकत नहीं की थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी जरा सी चूक से उनके अब तक के किए कराए पर पानी फिर जाए और उनकी रंजिश का कचरा हो जाए। अब तो आसपास के 10-25 गांवों में लोग इनका नाम लेकर मिसाल देते थे कि जिगरा हो तो ख्याली और तुलसी जैसा। दोनों सूरमा बरसों से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी टी नहीं बोला है। तुलसी ने अपनी चुटहल बकरी के गले में रुई लपेटकर इतनी मरहम पट्टी कर दी थी कि वह अब छोटे गेंडे के समान लग रही थी। दाड़िंदा भी उसे देखकर सोच रहा था कि साली को इतनी जोर से तो सींग नहीं मारी थी जितना कि ये ड्रामा कर रही है। लगता है इसने भी जनानियों वाली हरकतें सीख ली हैं। मरहम पट्टी करते समय तुलसी अपने बगल में बकरे की सेवा के लिए एक सोंटा रखकर बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि ख्याली से तो उनकी रंजिश खत्म हो गई है, लेकिन लगता है दाड़िंदे से ठन गई है। बकरे ने भी उनका सोंटा देख लिया था, अतः वह दूर खड़ा हुआ अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से घायल प्रेयसी को देख रहा था। वो तो उसका प्रेम निवेदन अस्वीकार होने से उसका मुंडा भिन्ना गया था, अन्यथा उसका इरादा तो कुछ और ही था। बकरी सेवा के बाद तुलसी ने उसे बकरबाड़े में बंद कर दिया। उनके हटते ही दाड़िंदा बाड़े के पास आ गया और अंदर खड़ी बकरी को बाड़े के बाहर से ही चाट कर मानो माफ़ी मांगने लगा। बकरी भी इस दौरान स्थिर खड़ी रही, मानो एक बार पिटकर उसके मन से भी डर निकल गया था। ख्याली इस बीच गांव की दुकान से मीठे बिस्कुट और भुनी हुई नमकीन दाल ले आए। उन्होंने घरवाली को भी सचेत कर दिया कि आज थाने से हाकिम आएगा, उसे बिना खातिर वापस नहीं जाना चाहिए। ज़रा कायदे से चाय पानी होना चाहिए ताकि उसका मन भी हमारे गांव में आने को करता रहे। ख्याली नहा धोकर आंगन में पेड़ के नीचे चारपाई डालकर बैठे थे। उनका कलेवा हो चुका था और वे भी पड़ताल के लिए पूरी तरह तैयार थे। उधर तुलसी भी नहा धोकर पूजा पाठ के बाद साफ धोती पहनकर तैयार हो गए। वे अपनी चारपाई पेड़ के नीचे खींच लाए और उस पर बैठकर सुरती रगड़ने लगे। उन्होंने आदतन 2 खुराक भर सुरती हथेली पर निकाल ली। इस दूसरी खुराक के हकदार ख्याली राम थे। ख्याली अपने आंगन में अकेले बैठे प्यासी नज़रों से उन्हें सुरती रगड़ता देख रहे थे। ख्याली के घर के बगल से सड़क घूमती थी। ख्याली इसी नुक्कड़ पर अपनी नज़रें जमाए हुए थे, क्योंकि इसी मोड़ पर किसी भी क्षण थाने का देवदूत प्रकट हो सकता था। तुलसी ने अंगूठे से रगड़कर सुरती का चूरा बना दिया था। वे अब थपकी लगाकर इसका एक्स्ट्रा चूना उड़ा रहे थे। ये थपकी इस बात का संकेत थी कि सुरती होठों के नीचे आने को बिल्कुल तैयार है, बस चले आओ। ख्याली के ओंठ सुरती की तलब से फड़फड़ाने लगे। तुलसी ने बैठे बैठे अपनी हथेली ऊपर उठाकर ख्याली को मौन निमंत्रण दिया। ख्याली तुरंत चिल्लाए,
सुरती की पुड़िया पत्थर के साथ लपेटकर हमारी तरफ फेंक दो। इतना कहकर तुरंत उन्होंने मोड़ की तरफ पलटकर देखा कि कहीं किसी ने उन्हें तुलसी से बोलते बतियाते तो नहीं देख लिया। मोड़ पर सन्नाटा देखकर ख्याली ने राहत की सांस ली। तुलसी ने जमीन पर पड़ा कागज उठाया और इसमें एक खुराक सुरती रखकर इसके साथ एक पत्थर भी लपेट दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान का नाम लेकर इसे पूरी ताकत से वायु मार्ग से प्रक्षेपित किया। ठीक इसी क्षण गली के मोड़ से भी थाने के सिपाही की आवाज़ ख्याली के कानों में पड़ी। ख्याली का ध्यान सिपाही की तरफ बटा और उसी क्षण तुलसी का प्रक्षेपास्त्र ख्याली के सिर पर खटाक से लगा। ये सारी घटना चूंकि सिपाही की आंखों के सामने घटी, अतः वह इसका चश्मदीद गवाह बन गया। उसे लगा कि यहाँ तो फरीकैन सुबह होते ही पाषाण युद्ध शुरू कर देते हैं। तुलसी का पत्थर तो छोटा ही था, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण इसने ख्याली के सिर पर मजे का टनाका बजाया था। ख्याली के सिर से खून लाल लकीर बनाता हुआ नीचे बहने लगा। ख्याली ने तत्काल दूर खड़े तुलसी को उनकी माँ के माध्यम से संबोधित किया और फिर दौड़कर ख्याली के आंगन में आ गया। उसने अपनी रुमाल ख्याली की खोपड़ी पर रख दी। उसकी रुमाल खून से लाल हो गई। उसने मनी मन संकल्प किया कि इस बार साले तुलसी को दफ़ा 307 लगवाऊंगा। ये बुढ़वा एक ही बार में सारी गुंडई भूल जाएगा। चीख पुकार सुनकर ख्याली की घरवाली भी बाहर आ गई। ख्याली के सिर से खून बहता देखकर वह ऐसे हाय हाय करने लगी मानो अगले कुछ ही क्षणों में वे विधवा होने जा रही हो। वह बोली, हाय हाय दरोगा जी, तुमने तो आते ही मेरे घरवाले का लोटा भर खून बहा दिया। अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम से ख्याली बौखला गए थे। उन्हें लगा था कि ये कांड तो सिपाही जी की आंखों के सामने हुआ है, सो इस बार तुलसी पक्का जेल जाएंगे। लेकिन घरवाली की बात कान में पड़ते ही उनके दिमाग की बुझी बत्ती भक्क से जल गई। वे सिपाही का हाथ दूर झटक कर बोले, रहने दो दीवान जी, अब झूठी मोहब्बत मत दिखाओ। पहले तो पत्थर मार कर हमारी खोपड़ियाँ खोल दी, अब रूमाल से दबा दबाकर इसका सारा खून भी बाहर निकाल रहे हो। अब तक की नौकरी में सिपाही एक से बढ़कर एक मक्कारों से मिला था, लेकिन ख्याली की बात सुनकर तो वह चौंक ही गया। उसने झटके से अपना हाथ उनके सिर से हटा लिया। ख्याली की घरवाली ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़कर ख्याली के सिर पर पट्टी लपेट दी, ताकि अब चाहने पर भी सिपाही जी उसके घरवाले का खून ना निकाल सकें। ख्याली के घर हड़कंप देखकर तुलसी भी उनके घर के सामने आकर खड़े हो गए। वे सिपाही को शक की निगाह से देखने लगे। सिपाही तो यहाँ उनकी पड़ताल करने आया था, लेकिन वह खुद यहाँ ही जांच के दायरे में आ गया था। चुटहल ख्याली भी उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ख्याली की घरवाली ने तो छूटते ही उसे इसका दोषी माना था। इस घटना के सूत्रधार तुलसी ने गली में खड़े खड़े जब पूरा मामला समझा तो वे तत्काल अबोध बन गए। वे ख्याली के आंगन में आकर बोले, दीवान जी, मान लिया कि ख्याली से हमारी रंजिश है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा इनकी चांद पर तबला बजाने लगे। सिपाही ने उन्हें जलती आंखों से घूरा और बोला, क्या बोला बे? इसे मैंने मारा है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि पत्थर तूने ही चलाया था। तुलसी बोले, दीवान जी, तू तड़ाक तो करो मत। अगर आपका मन कहता है कि पत्थर हमने चलाया था तो हमें बंद कर दो, लेकिन ध्यान रखना कि ये सिर फुटा ख्याली और इसकी घरवाली भी तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। अदालत में कहीं टिकोगे नहीं, पहली पेशी पर ही टी बोल जाओगे। सिपाही कानूनी दांव पेंच समझता था।
उसे तुलसी की बातों का मर्म तत्काल समझ में आ गया। उसकी आंखों में नरमी आ गई। इधर ख्याली बीच बीच में मूर्छा आने का बहाना कर रहे थे। उनकी नज़र जैसे ही आंगन में गिरी सुरती की पुड़िया पर पड़ी, उन्होंने तुरंत इसकी बाकी बची सुरती हथेली पे डालकर मुंह में दबा ली। सिपाही इस तीन तरफा हमले से बौखला गया था। अभी वह तुलसी से मुखातिब था। जैसे ही उसने ख्याली को मुंह में कुछ डालते देखा तो वह चिल्लाया, नहीं ख्याली नहीं, जहर मत खाना, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सिपाही की बात सुनकर सभी चौंके कि अचानक ये जहर कहाँ से बीच में टपक पड़ा। सिपाही जी को लगा था कि थाना कचहरी सोचकर हड़बड़ी में ख्याली ने जहर खा लिया है। अभी पिछले दिनों ही जब वह एक मुलजिम की गिरफ्तारी में गया था तो मुलजिम ने घबराहट में सल्फास खा लिया था। फिर अस्पताल में जाकर मुलजिम मर गया था। सिपाही जी अभी तक इसकी जांच झेल रहे थे। उनकी नौकरी तो पहले से ही खतरे में चल रही थी। अगर आज ख्याली भी कुछ ऐसा ही कांड कर देते तो उसकी तो वाट ही लग जाती। वह इसीलिए रिरियाया था। सिपाही जी की शक्ल देखने लायक थी। बेचारा यहाँ आया तो हरि भजन को था, लेकिन कपास ओटने लग गया था। उसका गला सूख रहा था। ख्याली ने जब सिपाही के चेहरे पर मूर्छा वाले लक्षण देखे तो वे तत्काल चैतन्य होकर घरवाली से बोले, अरे जल्दी से एक चारपाई और डालो, दीवान जी चकरा गए हैं, कुछ चाय पानी लाओ। अरे भाई सरकारी आदमी है। ख्याली के बोल सुनकर सिपाही जी को राहत मिली। वे अपने पैरों पर चलकर चारपाई पर बैठ गए। आज ख्याली के आंगन में ही अदालत बैठ गई थी। चाय की तैयारी तो पहले से ही थी, अतः रसोई से चाय भी तुरंत बनकर आ गई। चाय आते ही माहौल सहज हो गया। ख्याली ने चाय का गिलास तुलसी को भी दिया और बोले, पी लो तुलसी राम, हमने इसमें संखिया नहीं घोला है। तुलसी थोड़ी देर के लिए अपनी रंजिश वाली प्रतिज्ञा भूल गए थे, लेकिन ख्याली ने उन्हें बातों ही बातों में इसकी याद दिला दी थी। वे सतर्क होकर बैठ गए कि सरकारी आदमी के सामने उन्हें सोच समझकर ही मुंह खोलना है। सिपाही जी यहाँ से जल्दी खिसकने के मूड में थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि ये दोनों शातिर फिर से उस पर पत्थर मारने का दोष मढ़ने लगे। इनके पास तो एक जनाना गवाह भी थी, वह तो इसमें पक्का ही फंस जाता। वह तुलसी से बोला, देखो थानेदार साहब ने हमें यहाँ एक लाइन की रिपोर्ट लाने के लिए भेजा था। तुम तो बस इतना बताओ कि तुम्हारी बकरी के गले पर चोट है या नहीं। तुलसी तुरंत चहके, अरे सरकार, हाथ कंगन को तो आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप तो खुद ही चलकर अपनी आंखों से देख लो। सिपाही जी चाय सुड़क चुके थे। उन्हें इस घटना स्थल से खिसकने का मौका भी मिल रहा था, अतः वे तत्काल बाहर आ गए। तुलसी उन्हें साथ लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने बकरबाड़े के दरवाजे पर जाकर अपनी चुटहल बकरी को पुचकारा। तुलसी के साथ एक अजनबी को देखकर वह भी धीरे धीरे कैट वॉक करती हुई आ गई। उसके गले पे बंधी पट्टी की मोटाई देखकर सिपाही सोचने लगा कि इतनी बड़ी चोट के बाद ये अभी तक जिंदा कैसे है। तुलसी उसका शक भांप गए और बोले, कहें तो सरकार इसके गले का घाव खोलकर दिखा दें, अब जीवन मरण तो सब ईश्वर के हाथ है। इतना सुनते ही सिपाही ने हड़बड़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं नहीं, रहने दो तुलसीराम, हम ऐसे ही चोट को देख लेंगे। सिपाही नहीं चाहता था कि सल्फास वाले लफड़े के बाद अब कहीं बकरी की हत्या भी उसके गले ना पड़ जाए। पंडित जी ने भी उसे चेताया था कि बेटा, तुम्हारी 7.5 चल रही है, तुम्हारा शनिचर भी नीच का है, ये तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी भीख मंगवा देता है। उस पर अभी तक पंडित जी की बात का असर था। आजकल उसका हर दांव उल्टा पड़ रहा था। आज भी हाल ही में वह ख्याली के लफड़े से बचा था और अब बकरी कांड में फंसने जा रहा था।
अपने बुरे ग्रह नक्षत्र का ख्याल करके उसने बकरी का नजरी मुआयना किया और वापस चल दिया। उसने अपनी रिपोर्ट में बकरी के गले में चोट की तायीद कर दी। उसने इसमें बाकी किसी घटनाक्रम का कोई उल्लेख नहीं किया। उस शाम जब ख्याली और तुलसी पहली धार के सेवन हेतु साधना शिला पर बैठे तो वे सिपाही जी की उतरी हुई शक्ल की नकल बना बनाकर देर रात तक ठहाके लगाते रहे। ख्याली के सिर पर हल्की सी खराश भर आई थी जिसे उन्होंने भी अनदेखा कर दिया था। उनके लिहाज से कुल मिलाकर ये एक सफल दिन रहा था और फिर कल तो उन्हें इजलास भी जाना ही था।